अध्याय 3। डांटने वाला घोड़ा। फैंग जिन ने विपिन पर एक ठंडी नज़र डाली, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर सूशान के पास पहुंचकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने जो महसूस किया उससे उसका दिल बैठ गया। वह लगभग खड़ा नहीं हो पा रहा था। घोड़ा न केवल अकड़ा हुआ था बल्कि ठंडा भी था। और आप कहते हैं कि यह जीवित है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपना मुंह हिलाते हुए उसने पास ही खड़े अस्तबल के आदमी की ओर देखा, जिसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने अपना मन बना लिया है स्टीवर्ट फैंग? मैं तो बस एक आवारा हूँ, लेकिन तुम अलग हो। तुम मो परिवार के प्रबंधक हो, बहुत सम्मानित हो। अगर कुछ ऐसा होता है क्योंकि तुमने शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की, तो यह इसके लायक नहीं होगा। इस तरह की सीधी धमकी से फैंग जिन क्रोधित हो गया, लेकिन वह जानता था कि युवक सही कह रहा था। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। अगर तुम सूशान को वापस जीवित कर सकते हो तो मैं तुम्हें व्हाइट रॉक अकादमी ले जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, भले ही युवती ऐसा करने का आदेश न दे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से मृत अवस्था में छोड़ दूंगा। धन्यवाद स्टीवर्ट फैंग। विपिन ने सूशान के माथे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, हे, उठ जा रे, क्या सो रहा है? वू जियांग का मुंह फड़क उठा। घोड़ा पहले से ही अकड़ा चुका है और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। देखते हैं तुम इसे कैसे खत्म करते हो। उन्होंने इतने आत्मविश्वास से कहा था कि उन्हें लगा कि इसमें कोई चतुराईपूर्ण तरीका है। ऐसे ही मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, सूशांग ने अचानक अपनी आंखें खोली, उछला, सूंघा, अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ को पूरी ताकत से हिलाया, बिना किसी कठोरता का संकेत दिए। ये कैसे संभव है? फैंग जिन पूरी तरह से अचंभित था। अगर उसने घोड़े को मरा हुआ देखा होता तो भी उसे शक हो सकता था, लेकिन उसने खुद उसे छुआ था और उसकी धड़कन और नाड़ी चली गई थी। फिर भी विपिन के एक शब्द से ही वह उछल पड़ा। आखिर क्या हुआ था? वू जियांग भी उतना ही स्तब्ध था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ये कैसे किया? वह पूछे बिना न रह सका। विपिन ने मुस्कुराते हुए वह स्पष्टीकरण दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। सूशांग शुरू से ही ठीक था। यह मुझे अच्छी तरह से जानता है और मेरे साथ खेल रहा था। आत्मा जागृति तकनीक का उल्लेख न करना ही बेहतर था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। वू जियांग ने तर्क दिया, असंभव। सूशांग एक गर्वित युवा घोड़ा है। सवारी करने से पहले युवती को भी उसे मनाना पड़ता है। वह आपकी बात कैसे सुन सकता है और आपके साथ खेल सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि सूशांग, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, अपने भूरे सिर से विपिन के पैर को सहला रहा था और एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह व्यवहार कर रहा था। वू जियांग, उसने इस घोड़े को पहले भी खिलाया था और यह हमेशा उसका खाना छीन लेता था और लोगों को बेतरतीब ढंग से लात मारता था। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने इसे इस आदमी को सौंप दिया। उम्मीद है कि वह उसे खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखेगा। फिर भी कुछ ही दिनों के बाद वे इतने परिचित हो गए। तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? फैंग जिन ने पूछा। विपिन के चेहरे पर एक बार फिर सरलता और ईमानदारी दिखी। हाँ, ये लड़का बहुत आज्ञाकारी है। बस इसके माथे पर हाथ फेरो और तुम दोस्त बन जाओगे। फिर ये तुम्हारी बात सुनेगा। क्या ये सच है? वू जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि शायद वह भी ऐसा कर सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप आकर कोशिश कर सकते हैं, विपिन ने आमंत्रित करते हुए हाथ हिलाया। सूशान को बिना किसी जीवन के संकेत के स्थिर खड़ा देखकर वू जियांग ने फैंग जिन की ओर देखा। स्टीवर्ट को सिर हिलाते हुए देखकर उसने एक गहरी सांस ली और पास आ गया। ये घोड़ा युवती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह इसे आज्ञाकारी बना सके तो मो परिवार में उसका रुतबा जरूर बढ़ जाएगा। सावधानी से आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि उसका हाथ सूशान के चेहरे को छू पाता, उग्र लाल घोड़ा अचानक मुड़ गया। टकराना। दो बड़े खुरों ने उसकी छाती पर वार किया। बिना कुछ प्रतिक्रिया किए वू जियांग 7 या 8 मीटर दूर उड़ गया और जमीन पर गिरकर खून की उल्टी करने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। उठने के लिए संघर्ष करते हुए वू जियांग की दृष्टि धुंधली हो गई। खैर, मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। असल में उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ था। घोड़ा स्पष्ट रूप से गुस्से में था क्योंकि उसने बड़बड़ाया था और उसने बदला लेने का अवसर ढूंढ लिया। लेकिन घोड़े का सहयोग बहुत अच्छा था। जैसे ही वह गाली देने वाला था, उसने विपिन और सूशांग को पास ही देखा।
दोनों ने एक साथ अपना मुंह खोला और साफ साफ शब्दों में कहा, बेवकूफ। वू जियान का मुंह फड़क उठा। अपने गुस्से को काबू में न रख पाने के कारण उसने सू शांग की ओर इशारा किया, स्टीवर्ड फैंग, इसने मेरा अपमान किया है। विपिन का श्राप सहनीय था, लेकिन एक भोले ने लोगों का अपमान किया। क्या कोई न्याय बचा था? कोई कानून? फैंग जिन ने अपना माथा ढक लिया। चुप रहो, क्या तुम्हें बहुत शर्म नहीं आ रही है? भोला लोगों का अपमान करता है। क्या तुम अपना दिमाग खो रहे हो? मैं? वू जियांग ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। सू शांग चुपचाप विपिन के पीछे खड़ा था, कोई असामान्यता का संकेत नहीं दिखा रहा था, जैसे कि पहले की गालियां सिर्फ उसकी कल्पना थी। वू जियांग की अनदेखी करते हुए विपिन ने एक सरल और ईमानदार भाव से प्रबंधक की ओर देखा। फैंग जिन, क्या शर्त अभी भी मान्य है? बिल्कुल। फैंग जिन को लगा कि उसके दाढ़ लगभग टूटने वाले हैं। चूंकि सू शांग आपकी बात सुनती है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। सुनिश्चित करें कि युवती कल मूल्यांकन के लिए समय पर पहुंच जाए। शेड्यूल में देरी न करें। ये पता चला कि शहीद से ज्यादा देर तक शर्मिंदगी ही होगी। फैंग जिन के लिए मुचा। बैलून से बाहर आंगन से ठीक पहले उसने वू वेलेम की ओर देखा। जल्दी करो। हाँ, माँ ने बार बार सिर हिलाया। जब से वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। जैसे ही वो अस्तबल से बाहर की ओर निकला था, उसने देखा कि विपिन ने सू शांग के चेहरे पर बिजनेसमैन मारा। उसे झुंझलाहट से अंतिम स्वर में कहा, तुम्हें अभी भी लोगों का अपमान करने के लिए बुलाया गया था। तुमने क्या सोचा था? नहीं तत्व, अपनी जगह याद दिलाया। तुम सिर्फ एक घोड़ा हो। वू मबाले ने फिर से अपनी बाहें रांची। विपिन और सुंग शांग के दोस्त थे, दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विश्वसनीय। कई बार गलतियां देखने के बाद वू वेलेम को अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अपना सिर जोर से हिलाते हुए वह जल्दी से वहां से चला गया। उसी समय विपिन ने राहत की सांस ली। अब कोई भी उस आदमी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं चाहेगा। सू शांग को पहले मूल रूप से निबंध के लिए दिखाया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें भ्रमित करना था। इसी तरह भले ही कोई और समस्या पैदा हो गई हो, वो आराम से उन्हें रिपोर्ट करने की बात नहीं जानना। आखिरकार संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तारांकन मूल पाठ। तारांकन आत्मा देव तकनीक से मरे हुए घोड़ों को खड़ा करके उनका जीवित चित्र दिखाया जा सकता है, जिससे लोगों के लिए कुछ ही समय में समस्या को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा हुआ तो मेरा ही हुआ। चिलचिलाती गर्मी में ये कल तक टिकट नहीं, इससे पहले कि ये सुबह शुरू हो जाए। यदि उद्योगों से सुपरमार्केट आने लगे, तो सबसे मूर्ख व्यक्ति को भी पता होगा कि कोई समस्या है, और वह छिपा हुआ प्रभावशाली होगा। गुरगल। जब झांग जुवान को इस बात की चिंता थी कि वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए, तो उसके पेट में जोर से गड़बड़ हो गई। कई दिनों तक इस घोड़े को भोजन से बाहर रखा गया, और इतनी मेहनत के बाद वह भूख से तड़प रहा था। उसके पेट से उसकी पीठ छीन ली गई थी। इसके बजाय क्यों न पहले थोड़ा खा लिया जाए। घोड़ा पहले ही मर चुका था। उसके गागने का इंतजार करने के बजाय उसे दावत देना बेहतर होगा। लेकिन अगर वह इसे सीधे खा लेता है और ईसाई इसे चलाता है, तो यह आसानी से पता चल जाता है कि उसका एक पैर या कान गायब है। अगर वह खाना नहीं खाएगा, तो वह भूखा ही रहेगा। स्रोत: दुनिया में एक राज्य के शासक के रूप में भूख से मरना और भी। शायद अगर मैं कुछ अंग खा लूं, तो ये ध्यान देने योग्य नहीं होगा। जल्द ही झांग जुवान के दिमाग में एक विचार आया। वह रसोई में गई थी, एक तेज स्कूटर आउटलुक, और उसे सू शांग की ओर फेंक दिया। अधीरता ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अपना दिल, दांत, जिगर, तिल्ली और किडनी खुद ही कट लो और उन्हें मेरे लिए भून लो। मैं इतना ही हूँ, दयालु हूँ कि ऐसा नहीं कर सकते। सू शांग, क्या आपको लगता है कि आपने जो कहा वह सही है?